वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर से हम लोग अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अलॉग्रिथम की जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड अलॉग्रिथम को इन डिटेल चेक करेंगे। इसकी रोज़ आप लोगों को इंशाल्लाह एक लेक्चर मिला करेगा, जिसको आपने गौर से समझना है, और अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछनी है। इससे पहले हमने जो अपना कोर्स स्टार्ट किया था जावा एंड ऊप इन जावा का, उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट उसके कॉन्सेप्ट्स देखे, ऊप के भी और जावा के भी। अगर आपने वो सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो उसको मैं आई बटन में उसकी प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, आपने उसको जाकर लाजमी देखना है। मूव करते हैं अपने कोर्स की तरफ। इस कोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको सी प्लस प्लस या सी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड लॉगरिथम डील करेंगे वो हम लोग उसका मीडियम सी प्लस प्लस रखेंगे। अगर आपने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी या सी से आपका कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी और आई बटन पे भी उसको पेस्ट कर दूंगी। आपने इसको जाके पहले लाजमी देखना है, ताकि आपको सी के और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट वहाँ से मिल जाए। नेक्स्ट, हम लोग अब जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड लॉगरिथम से डील करने लगे हैं, हम लोग पढ़ने क्या लगे हैं, हम लोग जर्नी क्या स्टार्ट करें, हम कौन सा लेक्चर स्टार्ट करें, इसका पता होना लाजमी है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वेज टू अरेंज डेटा इन मेन मेमोरी, जो कि हमारे पास रैम की फॉर्म में है। अब हम लोग अगर देखें तो एक डाटा हमारे पास पड़ा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक फेसबुक है, उसके ऊपर आपने कितने क्लिक्स हैं, आपके कितने इंप्रेशंस हैं, कितने लाइक्स हैं, डिफरेंट डाटा हमारे पास पड़ा होता है। अब उस डाटा को हमने किन किन तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाता है। मेन मेमोरी के अंदर आपकी, जिस तरह उसमें हमारे पास एरेज आ जाते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, लिंक लिस्ट आ जाती है, स्टैक्स, क्यूज, हैश टेबल्स एंड ट्रीज और बहुत कुछ, जो कि हम लोग अपनी इस जर्नी के अंदर स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे, जिसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। डेटा स्ट्रक्चर से नेक्स्ट हमारा अलॉग्रिथम डील करते हैं। अलॉग्रिथम हमारे पास क्या है? अलॉग्रिथम बेसिकली क्या होता है? अलॉग्रिथम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स और रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो टू ऑब्टेन अ प्रीडिटरमाइंड रिजल्ट। अब इसका मतलब क्या है? अलॉग्रिथम क्या होता है? अलॉग्रिथम होता है कि किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप एक वेल डिफाइंड स्टेप के अंदर करना, कि जिसको आपको पता हो कि जो आप स्टेप्स परफॉर्म करेंगे उसके बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने घर से यूनिवर्सिटी जाना हो, तो मुझे पता है कि मेरे क्या स्टेप्स हैं। मैंने उठना है, मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन करनी है, देन मैंने अपनी बस के लिए निकलना है, देन मैंने वहां से उतरना है अपने स्टॉप पर, एंड देन अपनी क्लास के अंदर एंटर होना है और लेक्चर नोट करना है। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें पहले से पता है, और एक स्टेप की एक सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, अब डाटा स्ट्रक्चर लॉगरिथम का क्या मतलब है? यानी डाटा स्ट्रक्चर्स के जो हमारे पास डाटा है, उसको मेन मेमोरी के अंदर हमने कैसे अरेंज करना है, और लॉगरिथम उसको अरेंज करने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, मूव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका हमें पता होना लाजमी है। ये एज सच पूछी जा सकती है आपके पास एग्जाम्स के अंदर, या आपको इनका नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास डेटाबेस आ जाती है, एंड देन हमारे पास डाटा वेयर हाउस एंड बिग डाटा आ जाता है। अब नेम्स थोड़ा पता चल रहा होगा कि एक डेटाबेस है, फिर एक डाटा वेयर हाउस है, जो जाहिर सी बात है डेटाबेस से बड़ा होगा, एंड देन बिग डाटा है जो इन दोनों से बड़ा होगा। मूव करते हैं डेटाबेस की तरफ। अब डेटाबेस हमारे पास क्या होती है? एचडीडी, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। डेटाबेस होती है हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव की फॉर्म में होती है, जो कि हमारे पास एक मेमोरी एक होती है, हमारे पास रैम होगी, और ये हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर की फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय अटैचिंग इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा वेयर हाउस। अब वेयर हाउस का क्या मतलब है? कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा वेयर हाउस जहाँ पर हम लोग डिफरेंट अमाउंट की, यानी डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं एक लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्केल की चीज़ें। जिस तरह डिफरेंट कंपनीज के वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर वो अपनी स्टॉक में चीज़ें रखते हैं, इसी तरह डाटा वेयर हाउस होता है, वहाँ पर हम अपना डाटा स्टॉक में वो वाला रखते हैं जो कि हमें फ़िलहाल तो ज़रूरी नहीं है, जो हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मेरा एक काम है, इस तरह फेसबुक की एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि फेसबुक के ऊपर मुझे अपने, जिसने मेरे, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा जो ये डाटा है कि किस किस ने मेरी प्रोफाइल लाइक की, किस किस ने विजिट किया, मैंने किस किस को विश किया, ये जो सारा डाटा है जो मुझे फ़िलहाल तो नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन डाटा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कभी भी लूज़ करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि डाटा जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एस्पेक्ट से देखा जाए तो। अब इस डाटा को जो हम लोगों को फ़िलहाल नहीं चाहिए, उसको हम लोग डाटा वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं।
जहाँ पर हमारे पास लेगेसी डाटा यानी कि एक लार्ज अमाउंट में ऐसा डाटा स्टोर होता है कि जिसको अगर हम लोग ज़रूरत पड़े तो हम उस वक़्त उसको जाके एक्सेस कर सकें और फिर हम अपना एनालिसिस कर सकें और या जो भी हमें उसकी ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास बिग डाटा होता है। बिग डाटा की एग्जांपल भी सेम इसी तरह उसमें हम लोग क्या होता है कि एक सेपरेट जगह पर यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है उससे एक डिफरेंट साइड पे डिफरेंट जगह पे हम अपने डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करके डिफरेंट लॉगरिथम्स के थ्रू अपना डाटा वहाँ पर स्टोर कराते हैं और वो कुछ एक आगे डिफरेंट चीज़ है उसको हम लोग अभी नहीं डील करेंगे। मूव करते हैं अपने मेमोरी लेआउट की तरफ। मेमोरी लेआउट क्या है? इसीलिए हमने सी प्लस प्लस स्टार्ट की क्योंकि बेसिक लेवल पर बिगिनर लेवल पर डाटा स्ट्रक्चर एंड लॉगरिथम को समझने के लिए जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है हमारे पास वो बेस्ट है क्योंकि इसका जो मेमोरी लेआउट है ये एक अच्छे तरीके से क्लीन फॉर्म में हमारे पास सामने आता है और हम इसको समझ सकते हैं। हम जावा की भी कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट पाइथन डिफरेंट हमारे पास जो लैंग्वेज है, लेकिन बिगिनर लेवल पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सजेस्ट यही किया जाता है कि आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रूट है कि अगर आपको ये सही से समझ आ गई तो नेक्स्ट आप कोई भी चीज़ आसानी से समझ सकेंगे मेमोरी लेआउट से रिलेटेड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, अभी आपने ये जो डायग्राम बनी है इसको नहीं देखना। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास F1 नाम से एक फंक्शन है और उस F1 फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन स्टोर है F2। ठीक है। देन हमारे पास हमारा एक मेन मेथड है और मेन मेथड के अंदर हमने F1 को कॉल की। अब इस प्रोग्राम को गौर से देखें। ऑब्वियसली जब हम लोग F1 को कॉल करेंगे, F1 कॉल हो गया, अब F1 के अंदर जो F2 है वो उसको एक्सेस करेगा। ठीक है। अब मूव करते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम है, टोटल जो पूरी एक डायग्राम है, बाउंड्री जिसकी जो है ये हमारे पास रैम है। ठीक है। अक्सर कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में हमारे पास 8 GB होती है, लेकिन किसी में 16 भी होती है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारी फिलहाल जो ये रैम की एक इमेज बनी हुई है। अब फर्स्ट क्या होता है कि जो आपने कोड लिखा है ना, आपका जो कोड सेगमेंट है वो यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। देन हमारे पास जो स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जिसको यहाँ डिस्कस हमने कर भी लिया हो, आप लोग वैसे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ भी समझा दूंगी। ठीक है। यहाँ पर हमारे वो स्टोर हो जाते हैं। अब उससे ऊपर जो चीज़ है वो हमारे काम की है, जो हमने अब समझनी है। ठीक है। फर्स्ट तो हमारे पास मेमोरी में हमारा कोड स्टोर हो गया एंड देन हमारे वेरिएबल स्टोर हो गए। अब उसके ऊपर हमारे पास जो मेमोरी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट हमारे पास स्टैक आता है एंड देन हमारे पास हीप आता है। ठीक है। अभी फिलहाल आपने अपने यानी जब आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई भी नया काम सीख रहे हो, आपने एकदम से अपने दिमाग पे इतना बर्डन नहीं करना, प्रेशराइज नहीं करना कि वैसे ही आपके सर दर्द शुरू हो जाए और आपको कुछ समझ ही ना आए। आपने इजीली काम को लेके चलना है। सिंपली अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आती, आप उसे पॉज़ करें, आप उसे रिवाइंड करें, दोबारा चेक करें, दोबारा चेक करें। अंटिल अगर आप 2-3 दफ़ा भी उसको मेहनत करेंगे ना, तो आपको वो लाज़मी समझ आ जाएगी। ठीक है? ये एक प्रो टिप थी छोटी-सी कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि बहुत कंजस्टेड कर देते हैं चीज़ों को और उनको एट द एंड वो अपनी सारी जो एनर्जी है वो लूज़ कर देते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आती। मूव करते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ पर सिंपली हम अगर ओवरव्यू लें तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया है, इसमें F1 हमारा फंक्शन है और F2 उसके अंदर स्टोर है। देन हमारे पास मेन है, मेन फंक्शन है और उसके अंदर हमने कॉल कराई हुई F1 को। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो मेमोरी है उसमें हमारे पास जब हम लोग मेमोरी के अंदर सबसे पहले जाके हमारा कोड स्टोर हो जाएगा। देन स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे स्टोर हो जाएंगे एंड देन जो हमारी मेमोरी है उसका 2 पार्ट्स होंगे, स्टैक एंड हीप। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पर स्टैक की क्या काम है? फर्स्ट हम लोग स्टैक को डील कर रहे होंगे। स्टैक हमारे पास क्या है? अब ये जो वर्ड हमने यूज़ किया है इसका कुछ मतलब भी तो हो सकता है। अब देखिए स्टैक का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी चीज़ रखना, एक स्टैक की फॉर्म में उसको खड़ा कर देना। ठीक है। अब जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये तो हमें पता है, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होते हैं। मेन फंक्शन जाके हमारा स्टैक मेमोरी के अंदर लोड हो गया। देन मेन फंक्शन ने किसको कॉल की? मेन फंक्शन ने F1 को कॉल की। F1 हमारा मेमोरी में स्टोर हो गया। अब F1 के पास जब गए तो F1 ने कहा ये जो चीज़ आपको चाहिए ये तो मैंने F2 के अंदर स्टोर कराई हुई है। तो F1 ने F2 को कॉल कर दी और वो F2 जो है वो भी मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया सिंपली। ठीक है। इस तरह ये स्टैक्स की फॉर्म में हमारा जो फंक्शन है ये एट दी हाईएस्ट इसके F2 तक जाके एक स्टैक बन गया और F2 तक हमारी मेमोरी के अंदर जो चीज़ है वो स्टोर हो गई। अब क्या होगा? अब F2 जो है वो फॉर एग्जांपल उसको जो भी चीज़ चाहिए थी उस वो ले आया वापस। उसने लाके F1 को दे दी।
अब वो जो फंक्शन था, जो लोड हुई थी मेमोरी में स्पेस, वो रिमूव होगी, इरेज होगी इजीली। F1 आया, F1 ने जो चीज़ थी वो फॉर एग्जांपल डिस्प्ले करानी थी, उसने डिस्प्ले करा दी सिंपली, और F1 का जो फंक्शन है वो भी रिमूव हो गया। एंड देन मेन भी जब एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली बात है, फंक्शन एंड हो गया, फंक्शन की एग्जीक्यूशन होगी और वो खत्म हो गया। और इसी तरह हमारे पास हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया। अब डील करते हैं, हम लोग देखते हैं कि स्टैक तो हमें समझ आ गई है कि स्टैक का मतलब है कि जिस तरह हमारा फंक्शन वर्क करेगा, जो जो उसमें चीज़ कॉल की जाएगी वो चीज़ लोड होती जाएगी, और जैसे जैसे उसका फंक्शन परफॉर्म होता जाएगा वो हमारे पास इरेज होती जाएगी। सिंपल। अब हम लोग मूव करते हैं अपने हीप की तरफ। हीप क्या है? हीप बेसिकली होता है, ओके अब हमारे पास हीप जो है, हीप क्या होता है? हीप हमारे पास बेसिकली, हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिलीज का जो है एक सिलसिला होता है। अब हम लोग अगर इसको इस तरह देखें कि फॉर एग्जांपल, हमें अगर मुझे एक कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंप्यूटर रेंट पे चाहिए, मैंने गेम खेल लिया है, तो मैं यहाँ जाके अपने डैड से कहूँगी या मैं अपने किसी फ्रेंड से कहूँगी, यार मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे इस पे पढ़ना है या मुझे इस पे गेम खेलनी है, तो मुझे ना ये कुछ टाइम के लिए दे दो रेंट पे, ठीक है? ये कुछ टाइम मुझे इसे यूज़ करने दो, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं इसको वापस कर दूँगी। और वो कहेगा ठीक है, तुम्हारा जब तक काम है तुम इसे यूज़ कर लो एंड देन मुझे सिंपली वापस कर देना। तो ये हो गया हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिलीज़ का जो प्रोसेस होता है। अब हीप के अंदर क्या होता है? हीप के अंदर पहला तो हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिटर्न क्या आ गया। देन हीप के अंदर क्या होता है कि हीप जो होता है वो एलोकेट करता है डायनामिक मेमोरी को, ठीक है? और डायनामिक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं। पॉइंटर्स आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, उसको भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग हीप को देख रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हीप हमारे पास क्या होता है और वर्क किस तरह करता है, ठीक है? हीप इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट एंड रिटर्न होता है, यानी कि आपने रिक्वेस्ट की, आपने एक पॉइंटर के थ्रू, यहाँ पर हम लोग पॉइंटर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा एड्रेस स्टोर करते हैं। पॉइंटर के थ्रू आपने रिक्वेस्ट की हीप को, जिसके अंदर एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, डायनामिक मेमोरी आपको एलोकेट हो जाएगी, और उसके अंदर आप अपनी चीज़ें स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये एक लाइन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। हमने इंट के 4 इंटीजर स्टोर कराने हैं, ठीक है? अब उसके लिए मैंने एक मेमोरी मुझे चाहिए, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि यार मुझे मेमोरी चाहिए, मुझे अपने कुछ वेरिएबल जो हैं वो स्टोर कराने हैं, तो मैं पॉइंटर के थ्रू उसको एक्सेस करूँगी और मैं वहाँ पर अपनी जो मेमोरी है, जो अपने वेरिएबल्स हैं वो स्टोर करा दूँगी, और न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर इसको डील करते हैं। सिंपली इसका वर्किंग क्या है, अब हम इसका दोबारा ओवरव्यू देखते हैं कि हीप जो होता है हमारा, उसके अंदर हमारी एडिशनल मेमोरी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग डायनामिक मेमोरी का एलोकेट करते हैं, ठीक है? हम अपना पॉइंटर क्रिएट करते हैं स्टैक के अंदर। पॉइंटर जो है वो हमारा स्टैक के अंदर ही क्रिएट होगा। पॉइंटर हमारा स्टैक के अंदर क्रिएट होके जो कि हमारा एड्रेस स्टोर करेगा, वो कॉल करेगा, वो एक्सेस करेगा हीप को। हीप मेमोरी के अंदर जो हमारी स्पेस होगी, जो हमारी मेमोरी होगी, उसको एक्सेस करके वहाँ से अगर स्टोर कराना है या डाटा उसको चाहिए या उसको एड्रेस चाहिए, तो वो वहाँ से अपने जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करेगा सिंपली, एंड देन वो हमें लाके हमारी जो डिजायर्ड चीज़ होगी वो दे देगा। सिंपली हीप का इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको ज़्यादा हमने मिक्स नहीं करना फर्दर। हम जब अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे तो हम इसका इन डेप्थ जब चेक करेंगे, इसकी एक एक चीज़, तो आप लोगों को वहाँ पर सही से क्लियर हो जाएगा कि हीप और स्टैक का क्या वर्किंग है। लेकिन यहाँ पर जो हमने देख लिया इस लेक्चर के अंदर, वो इनका मेजर जो डिफरेंस है, इनकी ओवरऑल जो वर्किंग है वो क्या है। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एंड लॉगरिथम के अंदर हम लोग मेमोरी से डील कर रहे होंगे कि किस तरह, किन तरीकों से हम डाटा स्टोर करा सकते हैं और किन स्टेप्स के थ्रू हम लोग स्टोर कराते हैं। अब हम लोग इसमें अगर देखें कि हम लोग डायनामिकली ही क्यों इसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट करनी है एंड देन इसको रिलीज करना है किसी भी टाइम जब हम चाहते होंगे। डायनामिकली जब हम इसको एक्सेस करेंगे, हम इसको स्टैक में भी कर सकते हैं। लोग कहेंगे कि हम इसको स्टैक में क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों इसको हीप में जाके डायनामिकली इसको एक्सेस करेंगे। अब स्टैक में जब हम लोग करेंगे ना, तो उसमें हमें जितने टाइम के लिए हमारा वो वर्किंग हो रही होगी उतने टाइम तक वो रहेगा एंड देन वो डिलीट होगा। डायनामिकली इसको एक्सेस करने का क्या फ़ायदा है कि जिस टाइम मैं चाहूँ कि मुझे एक मेमोरी की ज़रूरत है, डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करना है, उस वक़्त मैं उसे कॉल करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी एंड देन जब काम हो जाएगा सिंपली इसको रिलीज़ कर दूँगी। इतना सा इसका वर्किंग है।
सिंपली हमारे पास इसमें यही चीज़ है। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी बात की समझ नहीं आई हो, तो काइंडली फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।